Assalamu alaikum, my dear students. Today I'm going to talk about the use of the relative pronouns. Okay, that where the relative pronouns are used. तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले हमने पढ़ा, लेकिन एक गिला जो मुझे आप सबसे है वो है ये कि जब मैं एक लेक्चर को इस तरह तैयार करना, फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड करना, फिर उसके लिंक्स को कॉपी करके मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करना ताकि आप लोगों को पता चले, लेकिन मैं गाहे बगाहे यूट्यूब चैनल्स को और जिन पे मैं बमुश्किल अपने लेक्चर्स को जो है ना वो अपलोड करता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं देखता हूँ तो आप लोग नहीं देखते, जिनसे मुझे बहुत खौफ और दुख होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात, मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ कि आप ऑलरेडी मैंने ये किताब आप लोगों के साथ शेयर की, मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक किताब या मतलब आपको PDF फॉर्म में, जो कि बहुत से टीचर कर रहे हैं, वो मतलब व्हाट्सएप पे या इवन LMS पे अपलोड करके वो अपने जॉन क्लासी करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अगर रियल लेक्चर मतलब नहीं दे सकता तो मैं आपको वीडियो लेक्चर के ज़रिए से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो कि बहुत पैथेटिक है। प्लीज़ ट्राई टू बी एज सीरियस एज पॉसिबल, बिकॉज ये ग्रामर है, ग्रामर थोड़ा सा टेक्निकल है, और जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको सुनेंगे नहीं, और तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा फिर मुश्किल होगा। तो मैंने आज आपके साथ शेयर भी किया है, मैंने जो लेक्चर्स, आपको पता नहीं है कि लेक्चर को रिकॉर्ड करना, फिर इसको मतलब अपलोड करना, ये कितना जानजूकों का काम है, कितना मुश्किल काम है। पहले आप करके तो देखें ना, और जहाँ पे नेट का भी इशू हो मेरे प्यारे। और मैं इसलिए यूट्यूब पे इसको अपलोड करता हूँ ताकि मतलब यूट्यूब हर जगह से आप एक्सेस इसको कर सकते हो। तो प्लीज़ be serious and don't waste your time and motivate us to। अगर आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो इससे हम भी डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये बहुत मुश्किल काम है, और घर में बैठ के मतलब आप लोगों को रिकॉर्ड करके, कभी कभार मशीन ख़राब होता है, कभी कभार कुछ होता है, कभी नेट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको, तो प्लीज़ आप इन तमाम बातों को सीरियस लें। तो आज मैं यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो इज़ अ जनरल रूल हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन। जिस तरह आपको पता है कि इज़ अ जनरल रूल हु जो है ना, ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ये पर्सन जो है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के हो सकते हैं, मतलब प्लूरल भी हो। ये अब देखो इस सेंटेंस को, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट। अब ये हु जो है ना, ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। अब यहाँ पे द मैन क्या है? ये सिंगुलर है, हमने हु को इस्तेमाल किया हुआ है कि द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। अब यहाँ पे ब्लेस्ड इज़ ही। अब ब्लेस्ड इज़ ही हु हिज फाउंड हिज वर्क। मतलब अब यहाँ पे अगेन आप देख ले, इसको हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले आप ये रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा, कि ये हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों प्लूरल और सिंगुलर के। ठीक है, ये भी यहाँ पे सिंगुलर में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी सिंगुलर इस्तेमाल है। यहाँ पे देखो दे नेवर फेल, तो यहाँ पे आप हु जो है ना, ये किस चीज़ के लिए है? ये यहाँ पे प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है। दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट काज। ठीक है, दे नेवर फेल हु, तो यहाँ पे हु से मुराद, व्हाट इज हु मीन्स? हु एक्चुअली रेफर्स टू दिस कि दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट काज, यानी जो लोग अच्छे से काम में वो मर जाते हैं तो वो कभी नाकाम होते नहीं है। ठीक है, दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट टू बी, यानी जो लोग कोशिश नहीं करते वो ही गुलाम होते हैं। ठीक है, मतलब जो हिम्मत नहीं करते, जो बस हिम्मत हो, ठीक है, तो वो इसका मतलब ये। तो यहाँ पे हु का भी देख ले, तो यानी फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 में हमने रिलेटिव को देखा कि ये सिंगुलर, हु हमने इधर देखा कि हु जो है ना, ये सिंगुलर और यानी सिंगुलर, ठीक है, एंड प्लूरल
फॉर्म दोनों में ये इस्तेमाल होता है. You understand, I hope. So I think this is clear now that let me talk about it in English. Is a general rule who is used for persons only. It may refer to a singular and a plural noun. And I think you must by now be clear. All right. अच्छा, who is sometimes used in referring to animals. तो अच्छा, who हम sometimes animals के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मतलब आप एनिमल्स के बारे में भी यू कैन टॉक अबाउट इट. हुज, अच्छा हुज क्या है? दिस इज द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ हु. पॉजेसिव फॉर्म यानी जो किसी का मिल्कियत और किसी का पोजीशन आपको दिखाए. ठीक है. whose, the possessive form of who is used in speaking of persons. ये persons के लिए भी इस्तेमाल होता है, animals के लिए भी, and also things जिनमें life ना हो. ठीक है. मिसाल के तौर पर यहाँ पे sun को आप देख लें. The sun whose rays give life to earth is regarded by some people as God. अब यहाँ पे देखो sun जो है ना, this is actually thing. ये ना कोई person है ना कोई animal. It's a thing, but still हम यहाँ पे whose का इस्तेमाल कर रहे हैं. This is the question whose solution is. This is the question whose solution has baffled philosopher of all ages. यानी ये sentence mostly इसी तरह है ना. This is the question, the solution of which has baffled philosopher of all ages. ठीक है. यहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ पे भी हमने use इस्तेमाल किया है. ठीक है. Point number 154, which is used. अब which के बारे में हम थोड़ा सा बात, relative which pronoun के बारे में हम बात करते हैं. For things without life and for animal. ये हम जिन चीज़ों में लाइफ ना हो, बेजान हो, inanimate हो, उनके लिए और एनिमल्स के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. It may refer to a singular or a plural. ये जिस तरह हमने पहले बताया कि singular और प्लूरल नाउन यानी जो हु रिलेटिव का जहाँ तक ताल्लुक है, जिस तरह वो हम सिंगुलर और प्लूरल के, तो इसी तरह ये भी हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर. और द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर. अब ये विच जो है ना, ये किस चीज़ के लिए है? दिस इज एक्चुअली फॉर मोमेंट, मीन्स टाइम, एंड टाइम इज अ थिंग. द बुक्स विच हेल्प राइट you most are those which make you think most. ठीक है. The horse which I recently bought is an Arab. अब यहाँ पे भी देख ले, यहाँ पे animals के लिए है और यहाँ पे इन दो में आप देख रहे हैं कि ये things के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों और तालिबात, आप try to understand, आप इनको आप और समझने की कोशिश करें कि विच को हमने थिंग्स विदाउट लाइफ और एनिमल्स के लिए हमने इस्तेमाल किया. ये जो विच था फॉर्मली, चूँकि लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि दैट्स अ लिविंग फिनोमिनन, यानी इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ सकती है. ठीक है. तो विच वाज फॉर्मली यूज्ड टू रेफर टू पर्सन. तो शुरू में विच जो था ये completely persons के लिए इस्तेमाल मतलब होता था. In the beginning, our father which art in heaven. ठीक है. ये यहाँ पे मतलब क्रिश्चियनिटी का सेंटेंस है और फादर से मुराद उनका गॉड है, which art in heaven, जो कि हेवन में है. which may also refer to sentence. अच्छा, which जो है ये sentence की तरफ भी इशारा करता है. मतलब आप समझ ले कि the man was said to be drunk, which was not the case. ठीक है. अब ये sentence जो था, ये इस sentence की तरफ ये which इशारा कर रहा है. He said he saw me there, which was a lie. अब ये देखो, ये full sentence जो है ना, वो कहता था कि उसने मुझे देखा था, जो कि एक झूठ था, which was a lie. तो ये which जो है ये इस सेंटेंस की तरफ इशारा है, यानी इस जो पहले वाला सेंटेंस है इसकी तरफ ये एक इशारा है.
he is here which is fortunate. अब यहाँ पे वो आया है जो कि खुशबख्ती की अलामत है, तो ये which is fortunate ये इस सेंटेंस की तरफ इशारा है. तो माय डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट से मुराद हमारा ये है कि एक्चुअली विच जो है ना ये सेंटेंस को भी रेफर करता है. ठीक है, यहाँ पे नोट ज़रा ये नोट फरमाए प्लीज़ आप लोग. द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच ये कैन बी यूज्ड. कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं. पॉइंट नंबर 1, टू रिस्ट्रिक्ट, limit or define more clearly the antecedent. ये जो हमारा antecedent होता है ना उसको restrict, limit और define clearly करता है. इससे मुराद कि where the clause introduced by a relative pronoun is restrictive, यानी जहाँ पे और नॉन डिफाइनिंग, यानी जो कि नॉन डिफाइनिंग और रिस्ट्रिक्टिव है. मतलब यानी उस रिलेटिव प्रोनाउन से जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो उस सेंटेंस को रिस्ट्रिक्ट, लिमिट या डिफाइन करेगा. ठीक है, मिसाल के तौर पर लेट्स गो टू द डिफरेंट एग्जांपल्स है. अब यहाँ पे देखो, द मैन हु हैड चीटेड मी वाज यस्टरडे अरेस्टेड बाय पुलिस. ओके, अब यहाँ पे देखो ये इस हु ने, ठीक है, इस मैन को, इस एंटीसीडेंट को ओके रिस्ट्रिक्ट किया है कि द मैन हु हैड चीटेड मी वाज यस्टरडे अरेस्टेड बाय पुलिस. तो ये फुल सेंटेंस जो है ना ये एग्जैक्टली इस हु ने रिस्ट्रिक्ट किया है इस मैन के तरफ. ठीक है, द बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 90 रुपीज. तो अब ये बुक ये विच इसी बुक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. ठीक है, और इसको डिफाइन कर रहा है. अच्छा, पॉइंट नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन का जो है ना विच और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बी एंटीसीडेंट्स के बारे में देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन से मुराद ये कि उसके बारे में हमें मजीद बताते हैं. ठीक है, वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन इज कंटिन्यूएटिव आर डिफाइनिंग. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल द टीचर सेंट फॉर द बॉय. तो अब द टीचर सेंट फॉर द बॉय, तो ये अब ये हु जो है ना हु देखिए, एंड ये हु ये है एंड ही की मानों में, मतलब ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है. हु केम एट वंस, और जो हमें बताता है कि हु जो फौरन आ गया था या आया. I gave him a rupee which, I gave him a rupee. तो अब ये which and it यानी ये आपको मजीद बताता है कि which was all I had with me. तो this is actually थोड़ा सा आपको मजीद इंफॉर्मेशन की मानों में भी which का इस्तेमाल होता है. समझ आ गई. नोट, ये भी थोड़ा सा नोट करो कि नॉन डिफाइनिंग क्लासेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लास बाय कॉमास. हमेशा याद रखो कि जो नॉन डिफाइनिंग क्लासेस हो, मतलब जो रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग में इस्तेमाल ना हो रहे हो, तो वहाँ पे उसको उनके बीच हम कॉमास लगा देते हैं. ठीक है, अब इन दो सेंटेंसेस को आप यहाँ देखिए. ठीक है, माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर ही इज़ गॉन टू अमेरिका. और ये सेम सेंटेंस को अगर हम इसी तरह माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर ही इज़ गॉन टू अमेरिका, यानी यहाँ पे भी आपको कॉमा नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको कॉमा नज़र आ रहा है. ठीक है, माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर ही इज़ गॉन टू अमेरिका. तो ये इन कॉमास वाली सेंटेंस को देख इसका मतलब कुछ और है. और एंड द फर्स्ट सेंटेंस वेयर हु इज़ एक्चुअली used, it gives some other meaning. Like for example, we say my brother who is a doctor, he's gone to America. Alright, so अब ये फर्स्ट सेंटेंस जो आपको इम्प्लाई करता है, बताता है कि स्पीकर है सेवरल ब्रदर. उसमें ये फर्स्ट सेंटेंस में कि उसकी कई भाई है. ठीक है, और जो क्लास है हु इज, जो हु हमें बयान करता है वो हमें हु इज अ डॉक्टर डिस्टिंग्विशेस अ पर्टिकुलर, यानी उनमें एक जो डॉक्टर है वो खासकर उसके बारे में हमें बताया जा रहा है. ठीक है,
and if the second sentence अगर second को देख ले तो the clause doesn't define, वो define नहीं करता आपको, ठीक है. The implication is that the speaker has only one brother. इससे मुराद ये है कि जो बताने वाला है उसका सिर्फ एक ही भाई है जो कि डॉक्टर है, ठीक है. और फर्स्ट सेंटेंस में कि उसके कई भाई हो सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो डॉक्टर है. समझ आ गई. मेरा ख्याल है कि ग्रामर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है. ये आपको it makes you think, and it makes you to take interest actually in the language there. I hope that you understand what I'm saying. अच्छा, फिर हम आते हैं जनाब that की तरफ. That is used for person and thing. That भी हम person और things के लिए इस्तेमाल करते हैं. It may refer to a singular. याद रखो ये singular और plural दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. That has no genitive case. इसका genitive case नहीं है जिस तरह who का whose है, ठीक है. And is never used with the pronoun preposition preceding. और ये it is never used with a preposition preceding. और जो कि preposition हो तो उससे पहले ये नहीं आता. यहाँ पे देखो this is the boy that. अभी that भी हमने इस्तेमाल किया. I know the house that he lives in. यहाँ पे भी देख लो यानी I know the house that he lives in, ठीक है. And Lizzie uneasiness lies the head that wears the crown. इससे मुराद ये है कि मतलब जहाँ पे आग जल रही हो तो मतलब इससे मुराद ये है कि आपके सर पर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना तो ऑब्वियसली परेशानी रहती है. Uneasiness lies the head that wears. Okay, ये इस तरफ इशारा है, ठीक है. I have lost the watch that you gave me. Alright, या यहाँ पे obviously watch की तरफ इशारा है that you gave me. Thrice is he armed that hath his quarrel just. अच्छा, तो ये इसमें यहाँ इन sentences में आप that को आप मुख्तलिफ पोजीशंस में एज रिलेटिव प्रोनाउन आप इसको देख रहे हो, ठीक है. यहाँ पे मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. ये डिफरेंट सेंटेंसेस को मतलब जब आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर आपके प्रैक्टिकल यूज़ में भी इसका इस्तेमाल आएगा. लेकिन इनको सोच के थोड़ा सा, क्योंकि जब आप पहले सोचेंगे ना तो ऑब्वियसली फिर ऑटोमेटिकली ये लैंग्वेज जब इवन हम पश्तो में भी बोल लेते हैं ना तो तब भी आपको अंग्रेज़ी बोलना आएगा, राइट. तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप इन चीज़ों को ज़रा गौर से सुने और गौर से इवन इनको प्रैक्टिस करें. इट विल बी नोटिस दैट द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज आपको बताता है only in defining clauses. यानी arrest इससे मुराद से क्या है? इससे मुराद है जी arrest. और हम यानी कि मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या it will be noticed that the relative pronoun that is used only in the defining clauses. जो कि हम सेंटेंसेस को डिफाइन करते हैं. क्लासेस दैट रिस्ट्रिक्ट लिमिट आर डिफाइन द एंटीसीडेंट, जो कि हमारे एंटीसीडेंट को डिफाइन करते, सिर्फ उसी की तरफ इशारा होता है, ठीक है. तो दैट को हम इस्तेमाल करते हैं. अब ये देखो, लेट्स से दैट हु दैट हैज मेट हिम कैन एस्केप. अब यहाँ पे देखो ऑल दैट आई सेड, all the ये इस तरफ है. I said had no effect on him. He was the most eloquent speaker. That ये इस तरफ इशारा है, ठीक है. That I ever heard, ठीक है. तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कुछ न कुछ तो समझ लगी होगी. लेकिन आई एम सॉरी अगेन टू रिमाइंड यू पॉइंट के मैंने आज, बल्कि मैं गाहे बगाहे चेक भी करता हूँ यूट्यूब चैनल्स को, तो जब व्यूवरशिप ज़्यादा होती है तो मुझे आइडिया हो, क्योंकि मुझे अपने क्लास की तादाद का पता है कि मेरे क्लास में कितने हैं, ठीक है. तो प्लीज़ आप
اس کو کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے ایون ویڈیو کو ریکارڈ کروانے اور ان کو آپ کو سمجھانے کی بھی میں پوری کوشش کرتا ہوں. اور ویڈیو حالانکہ میں آپ کو آئی کین شیئر ود یو PDF ڈاکومنٹ لائک اینی ادر ٹیچرس, بٹ میں وہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پھر آپ ریڈنگ کا سٹف آپ خود بھی تلاش کر سکتے. تو پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں لفظ بلفظ آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں جناب اب پوائنٹ نمبر 156 کی طرف. اب دیٹ کو تھوڑا سا ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. دیٹ میں بی یوز از این ایڈوربل ایکوزیٹو, ٹھیک ہے, ایڈوربل ان وچ ایٹ وچ. اب تھوڑا سا میں آپ کو ایڈوربل ایکوزیٹو کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایڈوربل ایکوزیٹو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ ایکوزیٹو سے مراد ہمارا یہ ہے کہ جو کہ آبجیکٹو کیس یعنی جو ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہو اس کو ہم ایکوزیٹو کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں, دا پارلیمنٹ سیشن لاسٹڈ اے ویک, آئی وینٹ ہوم, دس پروویژن لاسٹ می اے منتھ, اوکے, the soldier walked 10 kilometers, the lorry load weighs 4 tons, the carpet measures 6 meters, the army advanced a few yards, the clock is worth 100 rupees, the injury is not even skin deep. اب یہاں پہ دیکھ لو یہ جتنے بھی ناؤنس آئے ہیں, the nouns denoting adverbial relations of time, جو کہ وہ ناؤنس جو کہ ایڈوربیل ریلیشنز کے بارے میں بتاتے ہیں, مثال کی ٹائم, اسپیس, ڈسٹینس, ویٹ, میئرمنٹ, ویلیو, ڈگری, لائک, تو اس کو دے آر آفن یوزڈ ایز ایڈجیکٹو. تو نارملی یہ ایڈوربس کے طور پر یوز ہوئے ہیں. تو اٹ میں بی نوٹڈ, تو یہاں پہ یہ بات کیا ہے, مطلب انڈرسٹینڈ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ویک, ہوم, منتھ, kilometer, tons, meters, yards, rupees and skin are all used adverb جو یہاں پہ as adverb استعمال ہوئے. تو ہم clearly یہاں پہ پھر آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ accusative adverbial accusative کیا ہے. تو مثال کے طور a noun so used is called, یعنی اگر ایک ناؤن اسی طرح adverb کے طور پر آ جائے, استعمال ہو جائے, تو اس کو ہم ایڈوربل ایکوزیٹو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیونکہ اب آپ کو یہاں پہ آ رہا ہے نظر کہ دیٹ جو ہے نا وہ ایڈوربل ایکوزیٹو کی طور پر استعمال ہوا ہے. لائک آئی ریممبر دا ڈے دیٹ ہی کیم. اب یہ دیٹ جو ہے نا یہ ٹائم کی طرف اشارہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو ایڈوربل ایکوزیٹو کہتے ہیں. آن دا ڈے دیٹ, یہ بھی آپ ٹائم کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو ایڈوربل ایکوزیٹو کا ہم بتاتے ہیں. تو دیٹ مطلب اس رول کو چھوڑ کے اس کو بھی ہم ایکوزیٹو یا ایڈوربل ایکوزیٹو کے شکل میں یا مطلب شیپ میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب ایز دا ریلیٹیو پروناؤن دیٹ ہیز اے ریسٹرکٹیو فورس اٹ سم ٹائم بیکم ان. چونکہ آپ کو پہلے ہم نے بتایا کہ دیٹ کا جو ہے نا اس کا ریسٹرکٹیو فورس بھی ہوتا ہے جو کہ اٹ سم ٹائم, لیکن ہر ٹائم یعنی ہر وقت ہر جگہ اس کو استعمال کرنا انسوٹیبل ہو جاتا ہے. از اے سبسٹیٹیوٹ فار ہو یا وچ کی جگہ اگر ہم اس کو استعمال کریں جو کہ ٹھیک ہوگا, آپ اس کو مطلب کیونکہ ان کو بھی انگلش اسپیکر نیٹو اسپیکر یوز کرتے ہیں, لیکن وہ انسوٹیبل ہوگا, وہ صحیح نہیں ہوگا. فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل دیا, مائی فادر دیٹ از اے اسکول ماسٹر از 50 years old. تو یہ اس طرح اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ زیادہ سوٹیبل ہوگا. فار ایگزامپل ہم کیسے کہ مائی فادر ہو از اسکول ماسٹر. تو یہاں پہ ہو کا از ریلیٹیو پروناؤن آنا بڑا نیچرل اور سوٹیبل ہے, ٹھیک ہے.
my dear student, but if I happen to have more than one sister, I can say. लेकिन देखो, अगर मतलब चीज़ें ज़्यादा हो या मतलब पर्सन ज़्यादा हो तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल भी हो सकता है और सही भी. माई सिस्टर दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय माई अंकल इज़ इल. अब यहाँ पे मतलब ये है कि आपके कई सिस्टर हो सकते हैं जिनमें एक जिसके बारे में बात की जा रही है वो बीमार है. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं मज़ीद चलूँ. ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है ये पॉइंट भी. मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना भी हो सके मैं आपको जल्दी जल्दी करा लूँ. द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु, ठीक है, आर विच. जो रिलेटिव प्रोनाउन, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ये दैट जो है ना, ये इन प्रेफरेंस टू हु और विच इस्तेमाल होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यानी इन केसेस में आपने नोट करना है कि हम दैट को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये चूंकि हम अक्सर इवन नॉन नेटिव स्पीकर जी भी बोलते हो तो ये हमें इस पॉइंट को माइंड में ज़रूर रखना चाहिए. अब यहाँ पे देखो, आफ्टर हमने क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट को हम हु और विच की जगह जो कि ज़्यादा इन प्रेफरेंस हम इस्तेमाल करेंगे इन सिचुएशंस में. फॉर एग्जांपल, आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, जो एडजेक्टिव आएगा उसके लिए जो है ना हमने इसको इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जांपल, ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर. ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर. ये मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री. आप इसको देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट दैट. तो यहाँ पे इन प्रेफरेंस हम दैट को इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर्मल भी होगा और इन प्रेफरेंस भी होगा. ठीक है, लेकिन याद रखो कि सुपरलेटिव डिग्रीज में, ठीक है, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर, यहाँ पे देख लो, हम वाइजेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है. यानी मैंने आपको पहले से बताया है कि एक पॉजिटिव होता है डिग्री. ठीक है, एक मैं फुल नहीं लिख सकता क्योंकि टाइम का थोड़ा सा वो है, कंपैरेटिव और एस सुपरलेटिव. तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुए वाइज, तो ये वाइज इसका क्या है, ये पॉजिटिव है. यहाँ पे किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है. और इसका जो है ना ये कंपैरेटिव डिग्री इसका क्या है, ये वाइजा है, वाइजा वाइजा. ठीक है, और ये इसका सुपरलेटिव क्या है, ये है जनाब, ये वाइजेस्ट है. ठीक है, वाइजेस्ट वाइजेस्ट वाइजा. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम दैट को हम इन रेफरेंस टू हु और विच की जगह हम इस्तेमाल करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, ही वाज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है. यहाँ पे इसलिए हमने दैट को इस्तेमाल किया. दैट आई एवर हर्ड, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स. तो यहाँ पे दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू. अभी तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो दैट का इस्तेमाल है जो कि प्रेफरेबली हमने यूज़ किया है, बल्कि इधर यूज़ हुआ है, वो है कि हमने उन एडजेक्टिव्स के साथ जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है. ठीक है, अब एक और पॉइंट नंबर 2 के आफ्टर ऑल द वर्ड्स, जो कि आफ्टर द वर्ड्स, ये वो अल्फाज जिनमें जो आल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, तो वहाँ पे भी हम दैट का इस्तेमाल कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ऑल इज नॉट गो दैट ग्लैटर्स. यानी हर, ये मावेरा है जिसका कुछ यूँ बनता है कि हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता. ठीक है, ही इज द सेम मैन दैट ही हैज़ बीन. ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेम को इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो सेम के साथ बी दैट आ रहा है. इट इज़ ओनली डंकीज दैट ब्रेव. ठीक है,
तो अभी यहाँ पे देखें ओनली को भी हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये इट इज ओनली डंकीज दैट ब्रे, ये गधे, ओनली यहाँ पे क्या है ग्रामेटिकल कि जो ब्रे करते हैं, ठीक है। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग that study philosophy. It was for nothing. It was not for nothing that he studied philosophy. ठीक है, तो यहाँ पे आपने nothing का इस्तेमाल किया है, तो that जो है ना यूज हुआ है। Man is यहाँ only भी है, the only animal that can talk. तो ये इन चीज़ों के साथ एज अ relative pronoun हम that को इस्तेमाल करेंगे। After interrogative pronouns who, what, has नहीं, is, ठीक है। इनके बाद मतलब इनके लिए भी हमने इसको एज रिलेटिव प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल हु दैट। अब यहाँ पे देखो ये दैट किस तरफ इशारा है, इस हु की तरफ। हु एम आई दैट, ये देखो ये किस तरफ इशारा है, ये इस तरफ इशारा है। व्हाट इज इट दैट, ये किस तरफ इशारा है, दैट इस तरफ इशारा है, ठीक है। व्हाट इज देयर दैट आई डू नॉट नो, तो ये इस तरफ इशारा है कि वहां पे। तो ये यहाँ पे आपको पता है कि ये आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में थोड़ा सा आप फर्क समझे। अगर व्हाट, ठीक है, व्हाट या हु या मतलब विच उसके बाद ऑक्सिलरी आ जाए, मतलब डायरेक्ट कोई नाउन वगैरह ना आ जाए, तो उनको हम प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। लेकिन अगर इनकी साथ ही लगा, फॉर एग्जांपल व्हाट बुक, व्हाट बुक यू रेड, ठीक है। which man you saw, तो अगर इसी तरह आ जाए तो फिर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। I hope you understand what I'm saying, okay. After two antecedents के बारे में आपको बताया, one denoting a person and the other denoting an animal or thing, तो वहां पे भी अगर दो एंटीसीडेंट्स आ रहे हो, फॉर एग्जांपल द बॉय एंड हिज डॉग, तो यहाँ पे भी हम इनको दैट के साथ जो है ना हम इनको इस्तेमाल दैट उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली, व्हाट जो है ना ये चीज़ों की तरफ इशारा करती है। दैट इज विदाउट एंटीसीडेंट, without an antecedent express, and is eloquent to that which thing the which. For example, what यानी what refers करता है, मतलब उनके बारे में बताता है, चीज़ों के बारे में, और ये जो जिनका antecedent, it is used without an antecedent express, जहाँ पे antecedent ना हो, and is equivalent to that which, ये जो कि which का equivalent हो, are the thing which. For example, what means that which cannot be cured must be incurred, ठीक है। what cannot be cured must be endured, right। यानी मतलब वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ का वो ना हो तो आप उसको बर्दाश्त किया करें, ठीक है। आई होप I say, तो I say से मुराद that which यानी इससे मुराद ये है। तो मेरा ख्याल है कि हम अच्छा ये 160 तक बस हम आ जाते हैं। In older English the word as was used as a relative pronoun after such, तो older English में as को भी हम such के बाद जो है ना as a वो करते थे ना as relative pronoun में इस्तेमाल करते थे। We have never had such a time as the present. अब ये देखो as the present, alright, the present time, and his answer was such as I expected him to give, alright। तो ये हम शुरू में करते थे।
So I hope that something obviously must be understood by now. uh, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये रह गया है, तो आई थिंक अगर let's finish it. Okay. हम इंशाल्लाह अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनको आप खूब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपको इनकी समझ नहीं लगेगी तो बड़ा मुश्किल होगा. ठीक है. You must try to understand and focus what I have been teaching you there. If you look at these sentences and the explanations, that would certainly help you out. ठीक है. ज़रूरी है, I mean you must try to understand them. It's very very essential. If you do not try to understand things, that would be very very hard indeed. Okay. तो चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं. The word as is also used as a relative pronoun, यानी as को हम as relative pronoun भी इस्तेमाल करते हैं. as followed by an adjective, as जो कि adjective के बाद आ जाते हैं. I collected as many specimen as I could. ठीक है. The first one is here is an adverb. इसमें जो first आया है ये है जनाब adverb, और यहाँ पे जो आया है ये है relative pronoun. Older English में the word but was used as a relative pronoun after a negative. It often had the force of a relative pronoun. Older English में the word but, यानी but को भी हम इस्तेमाल करते थे नेगेटिव, लेकिन इसका फोर्स रिलेटिव प्रोनाउन का था. देयर इज नन बट. ठीक है. ये इनको रिलेट करता है. देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ रामायण. इससे मुराद ये है सेंटेंस है कि दैट इज, यानी देयर इज नो हिंदू हु डजंट नो, यानी देयर इज नो हिंदू बट नोज. यहाँ से मुराद ये बट से मुराद ये रिलेट करता है आपको. ठीक है. कि कोई हिंदू इस तरह नहीं है जिसको रामायण नहीं आता. ठीक है. देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव, यानी इस तरह कोई भी आदमी नहीं है जो कि जीना ना चाहता हो. ठीक है. तो ये यहाँ पे इसको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर. अब जल्दी जल्दी हम ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन हम कहाँ पे करते हैं. द रिलेटिव प्रोनाउन इज जनरली ओमिटेड व्हेन इट वुड बी एन एक्यूजेटिव केस. जब ये एक्यूजेटिव केस में आ जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ओमिट करते हैं. फ्यू इन शॉर्ट वर द प्रेयर्स वी सेड. तो यहाँ पे व्हाट या विच का आना ज़रूरी है, लेकिन हम नॉर्मली नहीं करते. ठीक है. ओमिटेड इट वुड बी एन एक्यूजेटिव जब ये एक्यूजेटिव केस में हो. अ कंटेंटेड माइंड इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. ठीक है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ये एक्यूजेटिव केस में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ओमिट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे और भी आप को ये सेंटेंसेस है. दैट इज यूज प्रिफरेबली विद द रेफरेंस टू पर्सन. दैट ज़्यादातर हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो thus we tend to say that the meeting which I attended yesterday rather than the meeting that I attended yesterday. ठीक है. तो हम meeting which I attended yesterday rather than meeting I attended yesterday. दिस टेंडेंसी टू, मतलब आपने इनको थोड़ा सा देखना है कि कहाँ कहाँ भी इनको हम ओमिट कर सकते हैं. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम पोइट्री अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड नॉमिनेटिव केस इज ओमिटेड. याद रखिए कि अक्सर ये पोइट्री में आप पोइट्री का लैंग्वेज थोड़ा सा हमारे जो प्रोज लैंग्वेज या डेली लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे हम इसको भी ओमिट कर सकते हैं. ठीक है. एंटीसीडेंट, ओमिशन ऑफ एंटीसीडेंट को हम कहाँ पे करते हैं. इन ओल्डर इंग्लिश द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वाज, ओल्डर इंग्लिश में हम समटाइम लेफ्ट आउट करते हैं. हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ही को ओमिट किया है. ठीक है. होम द गॉड्स लव डाई यंग, यानी दोज, अभी यहाँ पे हमने एंटीसीडेंट को यहाँ पे हमने क्या है ये ओमिट किया है. हु स्टील्स माई पर्स स्टील ट्राइश, हु लव्स लास्ट लव्स. ओके. तो यहाँ पे आपने देखा.
agreement of relative pronoun obviously आपने यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है और आपको you must try to understand for writing correct English कि is the relative pronoun refers to a noun. जिस तरह relative pronouns refers करता है noun और pronoun को, तो इसलिए तो उसको antecedent कहते हैं, यानी it must be. तो हमेशा याद रखो कि जो relative pronoun होता है वो उस noun या pronoun के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमेशा याद रखिए कि उसका नंबर यानी उसका नंबर और उस पर्सन जो भी हो उसका वो बिल्कुल उसी तरह आना चाहिए. रिमेंबर दैट द वर्ब शोज द नंबर एंड द पर्सन ऑफ. तो उसी हिसाब से वो जो वर्ब उसके लिए इस्तेमाल होगा वो उसके लिए फिर इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जांपल द बॉय हु वाज लेजी. अब यहाँ पे देखो ये हमारा सारा सेंटेंस जो है ना वो डिटरमाइन करता है. द बॉय, तो अब बॉय एक है, हु वाज, तो वाज ऑब्वियसली सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है. लेजी एंड वाज पनिश्ड. तो यहाँ पे हमने यानी इस लफ्ज को देख के ये हु इस्तेमाल हुआ, ये तो हम प्लूरल सिंगुलर के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका एंटीसीडेंट जो होता है ये बेसिकली बाकी चीज़ों को डिटरमिन कर. एंटीसीडेंट इसका क्या है ये जनाब इसका एंटीसीडेंट जो है ना वो है सिंगुलर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगुलर आएगा और इसका जो ग्रामर वगैरह वो उसी तरह. I who am your king will lead you. ठीक है. I am the person that is to blame. ठीक है. यहाँ पे ये तमाम जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये उनकी एंटीसीडेंट है. ठीक है. एंटीसीडेंट को डिफाइन. You who are mighty should be merciful. यहाँ पे देखो, यहाँ भी देखो, ठीक है, यहाँ पे भी देखो. तो मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इनको कंटिन्यू मज़ीद फिर करूँगा. मेरे ख्याल में हमें इतना डिटेल में वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं मोटी मोटी बातें जो है ना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं अभी इसको ज़्यादा रिकॉर्ड करूँ तो हो सकता है कि ये फिर मशीन सपोर्ट नहीं करेगा. सो प्लीज़ डू वॉच एंड डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज़. एंड कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो प्लीज़ मुझे बताया करें कमेंट्स में या इवन हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से इसके ज़रिए से हमें बताया करें. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड.